आज हम लोग इन डेप्थ देखेंगे थोड़ा सा प्रॉप्स के रिगार्डिंग। प्रॉप्स ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं, बेसिक आपको ऑलरेडी क्लियर है इस प्रॉप्स के रिगार्डिंग। चलिए, प्रॉप्स आर आर्ग्यूमेंट्स पास्ड इनटू रिएक्ट कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स आर पास्ड टू द कंपोनेंट वाया HTML एट्रीब्यूट। लेट्स से मैंने प्रॉप्स का नेम रखा कलर, तो आप जब अपने कंपोनेंट को रेंडर कर रहे होंगे नीचे, ठीक है, रिएक्ट डॉट रेंडर में, तो वहाँ पर आपने लिखना है अपना कंपोनेंट का नेम स्पेस, जैसे हम लोग HTML एट्रीब्यूट लिखते हैं ना, BG कलर इक्वल टू दिस, वैसे आपको अपनी प्रॉप्स का नेम इक्वल टू प्रॉप्स में जो भी वैल्यू पास करना है वो आप वहाँ पर डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ब्रांड नेम होंडा यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है इसमें। सो प्रॉप्स स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज़, और ये यहाँ पर जो प्रॉप्स हम लोग देख रहे हैं ये रिएक्ट में प्री डिफाइन है। तो जब भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात आती है तब आपको प्रॉप्स पास करना है और उसको जो भी नाम रखना चाहते हैं आप डिफाइन कर सकते हैं। So React props are like a function arguments in JavaScript and attributes in HTML। तो आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए हमने जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाया कैलकुलेशन, और उसमें हम लोग ऊपर प्रॉप डिफाइन कर देते हैं लाइक ए कॉमा बी। अब ए और बी को हम लोग जब रिटर्न करते हैं ए मल्टीप्लाई बी, और जब हम लोग फंक्शन को रेंडर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग नंबर डिफाइन कर देते हैं और वो नंबर प्रोसेस होकर आपको फाइनली डिस्प्ले हो जाता है। या अगर हम लोग HTML की बात करें तो जैसे बॉडी है, तो बॉडी का क्या हो सकता है, BG कलर हो सकता है, बैकग्राउंड इक्वल टू हो सकता है, तो ये भी प्रॉप्स का ही एक पार्ट हम लोग समझते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग वहाँ पर एट्रीब्यूट बोलते हैं HTML में। सो ऐड अ ब्रांड एट्रीब्यूट टू दी कार एलिमेंट, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, कार कंपोनेंट ब्रांड इक्वल टू होंडा, हमने जैसे यहाँ पर लिखा है, तो ये क्या हुआ, हमारा प्रॉप्स हुआ। सो द कंपोनेंट रिसीव्स द आर्ग्यूमेंट एज ए प्रॉप्स ऑब्जेक्ट, तो जैसे कि फंक्शन क्या है, कार, कार को हमने लिखा प्रॉप्स और हमने ऐसे रिटर्न करा H2 आई एम ए प्रॉप्स डॉट ब्रांड। सो प्रॉप्स क्या है, जो प्रॉपर्टीज़ है हमने ऊपर पास किया एज आर्ग्यूमेंट। ब्रांड क्या है, प्रॉपर्टी का नेम। और जब हम लोग उसको रेंडर कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कार ब्रांड नेम इक्वल टू होंडाई मारुति, जो भी आप लिखना चाहो एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलो ट्राई करके देखते हैं क्या ये काम करता है। तो आप यहाँ से index.js में आते हैं और इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ से हमारा 2 मिसिंग है, तो 2 हम लोग ऐड कर लेंगे अपना, ठीक है। तो फंक्शन नेम इज कार, प्रॉप्स हमने यहाँ पर डिफाइन किया, पैरामीटर रिटर्न किया हमने H2, और मैं यहाँ लिखता हूँ आई एम अ प्रॉप्स डॉट ब्रांड। अब दो तरीके हैं, या तो मैं माई एलिमेंट, मैंने जो एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया उसमें मैं अपने कंपोनेंट को डिफाइन करके वैल्यू लिख सकता हूँ, या फिर पहले चलो इसको देख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर CD, हमारी ऐप का नेम है माई ऐप, और यहाँ पर आप लिखेंगे npm स्टार्ट। अगर आप उस ऐप के अंदर ही नहीं होंगे तो npm की कमांड फाइंड कहाँ करेगा वो, npm कमांड तो इसी के अंदर चलेगी ना। रिकॉर्डिंग ऑन की हमने, हाँ। तो सर्वर जो है हमारा वो स्टार्ट हो चुका है, और आप यहाँ देख सकते हैं हमें रिटर्न आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो अभी हमारी फाइल देखो सेव नहीं है, हम पहले फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+S, और ये फिर से इसको रिकम्पाइल करेगा फाइल को, और आपको वहाँ पर रिटर्न करेगा हमें मारुति, ठीक है। कंपाइल हो चुका है, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। अब यही पार्ट आप डायरेक्ट भी लिख कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मुझे ये ऊपर लिखना हो इस तरह से। डिलीट माई एलिमेंट को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस तरह से, कार, और यहाँ पर मैं इसको सेल्फ क्लोज कर दूंगा इस तरह से, और यही सेम रिजल्ट आप अभी ले सकते हैं, ठीक है।
तो ज़रूरी नहीं कि मुझे कोई और नया वेरिएबल डिफाइन करना है, तो दोनों तरह से एक्सेप्टेबल है। चलिए पास डेटा की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्रॉप्स आर ऑल्सो हाउ यू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर एज अ पैरामीटर। अभी तो क्या है कि मैंने सेम कंपोनेंट में डिफाइन किया, सेम में ही मैंने उसको फैच करा दिया। अब बात हो रही कि भाई डिफाइन तो करा हमने कार में प्रॉप्स को, बट मैंने उसको पास किसको कर दिया, गैराज को। तो सेंड द ब्रांड प्रॉपर्टी फ्रॉम द गैराज कंपोनेंट टू द कार कंपोनेंट। तो देखिए हमने प्रॉप्स डिफाइन किया कार में, और यहाँ पर हमने इसको बाइंड कर रखा है इस जगह पर कि रिटर्न करो आई एम ए प्रॉप्स डॉट ब्रांड, जो भी ब्रांड का नेम है। लेकिन यहाँ पर जब एक ही फाइल में दो कंपोनेंट होंगे आपके पास, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक ही कंपोनेंट रेंडर होता है, दो कंपोनेंट रेंडर नहीं हो सकते। तो या तो कार को करा लो या गैराज को करा लो। तो हमने यहाँ पर किसको रेंडर करा है, गैराज को। लेकिन कार को हमने किस में कॉल करा दिया है, गैराज के अंदर, और यहाँ पर हमने उसको ब्रांड नेम मारुति ऑफर किया हुआ है, और ये आपका वर्क करेगा। ट्राई करके देखें। गुड मॉर्निंग मैम। प्रेस कीजिए कंट्रोल एस और चेक कीजिए इधर इसको वेब ब्राउज़र में। तो ऐसे आप कितने भी डिफाइन करके पास कर सकते हैं। जैसे मैं एक और बना लेता हूँ। क्या नेम रखा हमने, कार मॉडल, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मारुति है, माई मॉडल नेम इज props dot model तो मैं इसको यहाँ पर रेंडर करूँगा, इसको मैं नेम दे दूँगा कार मॉडल। इस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, करेक्ट कीजिएगा। तो देखो एक्टिव हो गया जैसे मैच हुआ। यहाँ पर हमने प्रॉप क्या डिफाइन किया, मॉडल, ठीक है। यहाँ जाके आप इसको जो नेम देना चाहते हैं वो डिफाइन कर देंगे, जैसे कि ऑल्टो रख दिया हमने इसका नेम। चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्लैरिटी मिल गया आपको, आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू हैव वेरिएबल टू सेंड एंड नॉट अ स्ट्रिंग एज इन द एग्जाम्पल अबव, यू जस्ट पुट द वेरिएबल नेम इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया ये, हम लोग इस तरह से भेज रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे नेम मुझे नहीं सेंड करना है, तो दूसरा अप्रोच समझेंगे हम लोग। यहाँ पर देखें हम लोग क्या कर रहे हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया गैराज में, कार नेम, और कार नेम को हमने वैल्यू क्या दिया हुआ है, मारुति। तो बस आप यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रांड नेम इक्वल टू कार नेम को इस तरह से प्रिंट करा देंगे, काम करेगा। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। तो वेरिएबल नेम जो हमने यहाँ डिफाइन किया वो एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। इस केस में भी आपका रिजल्ट सक्सेसफुली फैच होगा। आई मिसिंग है, मैं आई ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट नेम्ड कार इन्फो एंड सेंड इट टू द कार कंपोनेंट, ठीक है। तो हम इस बार दो चीज़ें एक साथ भेज रहे हैं कि भाई ब्रांड का नेम क्या है और मॉडल का नेम क्या है। तो हमने क्या करा, कार इन्फो बना दिया अपना वेरिएबल, और इसको क्या बना दिया हमने, एक ऑब्जेक्ट। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं दो चीज़ें अलग अलग रिट्रीव कर सकता हूँ इसके अंदर। तो हमने लिखा कार, मैंने लिखा आई एम ए प्रॉप्स डॉट ब्रांड डॉट नेम एंड माई मॉडल नेम इज प्रॉप्स डॉट ब्रांड डॉट मॉडल। तो कार इन्फो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, उसके अंदर एक नेम की है और एक मॉडल की है। तो नेम और मॉडल दोनों हमने यहाँ पर पास किए हुए। नेम और मॉडल के इक्वल टू क्या रखा है, वो डेटा यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। बस हमने जाके यहाँ पर कार इन्फो को रेंडर करना है, दोनों चीज़ें अपना आप ऊपर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ट्राई करिए, कंट्रोल एस और ब्राउज़र में चेक कीजिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, मल्टीपल वेरिएबल कब तक बनाओगे, है ना। सो React props are read only and you will get error if you try to change their value, ठीक है। तो ये read only होते हैं, ध्यान रखना है, इसको आप लॉजिकल कंडीशनल नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं, आप HTML जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए हो, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट में जो भी आप लॉजिक लिखते हो, जब वो फंक्शन कहीं पर आप ट्रिगर कराते हो तो वो मे बी क्लिक पर होता है,
माउस ओवर पर होता है, डबल क्लिक पर होता है, ऑन लोड होता है, ऑन अनलोड होता है, ऑन चेंज, ऑन की प्रेस, की अप, की डाउन, माउस प्रेस, माउस डाउन, है ना। तो इस तरह के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं. So just like HTML DOM events, React can perform actions based on user events. So React has the same events as HTML, click, change, mouse over, etc. So there are so many events. So वही सेम सारे आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं. अब डिफरेंस क्या आता है उसको ज़रा ध्यान से देखिए. जब हम लोग HTML की बात करते हैं हम लिखते हैं ऑन क्लिक, ठीक है. इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि भाई ऑन क्लिक क्या है, तो आप बोलते हो कि ऑन क्लिक इज इवेंट. गलत आंसर. ऑन क्लिक जो होता है वो इवेंट नहीं होता. ऑन क्लिक इज आपका एट्रीब्यूट, अगर HTML में बात हो रही है, ठीक है. लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ही अपना इवेंट पास कर रहे हो, जैसे ऐड इवेंट लिस्टनर लिखते हो ना आप लोग, तो वो होता है आपका इवेंट. कि भाई क्या है, क्लिक है, माउस डाउन है, क्या. तो वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा ऑन नहीं लिखते हम लोग, अगर ऐड इवेंट लिस्टनर के साथ काम किया होगा तो यहाँ पर क्या है, रिएक्ट में जब हम लोग बात करेंगे, रिएक्ट इवेंट आर रिटन इन कैमल केस सिंटैक्स. तो जैसे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, HTML में लिखते हैं इस तरह से, यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह से कैमल केस में. सो ऑन क्लिक इंस्टेड ऑफ ऑन क्लिक. सो रिएक्ट इवेंट हैंडलर्स आर रिटन इनसाइड कर्ली ब्रेसेस. तो जैसे आप लोग क्या करते हो, HTML में लिखते हो इस तरह से, जो भी फंक्शन होता है इन्वर्टेड कोट में, यहाँ पर आपको फंक्शन जो है वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन में लिखना है इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के बीच में. सो अगर रिएक्ट में मेरा कोई ट्रिगर बन रहा है तो हम लोग लिखेंगे बटन ऑन क्लिक कैमल केस में इक्वल टू एक्सप्रेशन, यहाँ से माई फंक्शन नो बनाना ब्रैकेट, ठीक है. और आपका फंक्शन जो होगा वो वर्क करेगा. HTML में यही चीज़ आप इस तरह से लिखते हैं. तो डिफरेंस क्लियर है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है. बात करते हैं जैसे कि हमने अपना फंक्शन बनाया शूट के नाम से इनसाइड दी फुटबॉल कंपोनेंट, इसको हमें यूज़ करा. तो आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये है कंपोनेंट, और ये जो पार्ट है ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है. अब इसको हमें बेसिकली शूट फंक्शन जो है वो ट्रिगर करना है. जब ट्रिगर हो तो रिटर्न क्या आना चाहिए, ग्रेट शॉट, एक अलर्ट. तो हमने यहाँ पर लिखा ऑन क्लिक और शूट फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर दिया. इसके अंदर जो भी लॉजिक होगा वो इस ट्रिगर पर वर्क करेगा. ट्राई करके देखें. स्विच टू वेब ब्राउज़र, और यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है. तो रिएक्ट में अपना अगर हमें फंक्शन बनाना हो कैसे बनेगा, तो बेसिक हमें समझा दिया यहाँ पर, ठीक है. आगे देखते हैं. आर्ग्यूमेंट अगर पास करना हो तो वो कैसे होगा. टू पास एन आर्ग्यूमेंट टू एन इवेंट हैंडलर यूज़ एन एरो फंक्शन, ठीक है. तो हमने क्या लिखा, शूट के अंदर ए पास किया. ए इज़ अ पैरामीटर, कुछ भी रख सकते हो, ABCD जो भी आपको समझ में आता हो, और हमने यहाँ पर लिखा ए. अब शूट के अंदर ए की वैल्यू हम लोग यहाँ से पास कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आप HTML में करते हो, सॉरी HTML जावास्क्रिप्ट में. तो यहाँ से हमने बोला इसको गोल. अब जब टेक दी शॉट आएगा तो वहाँ पर क्या लिखा है, गोल, इस तरह से. नेक्स्ट, रिएक्ट इवेंट ऑब्जेक्ट, इसकी हम लोग बात करेंगे. तो हमें ऑब्जेक्ट का पता करना है कि भाई क्या इवेंट है, ठीक है. तो कैसे करेंगे, इवेंट हैंडलर्स हैव एक्सेस टू दी रिएक्ट इवेंट दैट ट्रिगर द फंक्शन. तो यहाँ पर अगर मेरा इवेंट क्या है, क्लिक है, तो मुझे क्लिक पता चल जाएगा कि मेरा इवेंट का टाइप क्या है, क्लिक हमने रखा हुआ है. तो चलो हमने यहाँ पर इस बार क्या करा, ए और बी दो पैरामीटर पास किए. हम बी से क्या निकाल रहे हैं, इवेंट का टाइप. हमने लिख दिया बी डॉट टाइप. तो टाइप अगर यहाँ पर आपका जो होगा क्लिक होगा तो आपको क्लिक आएगा, डबल क्लिक होगा डबल क्लिक आएगा. इस तरह से हमें पता लगेगा इसमें. चलो चेक करके देखते हैं. सो इवेंट इज़ प्री डिफाइंड, ठीक है. यहाँ है, क्लिक करिए, इवेंट क्या है हमारा. लेकिन हमने तो दोनों चीज़ें पास की हुई ना, गोल भी है, मुझे तो गोल भी चाहिए, बट हमने क्या करा, ऊपर बी को ही तो प्रिंट कराया, ए को तो प्रिंट कराया नहीं है. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ए, ठीक है. फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्लस बी. और यहाँ पर जब हम लोग इसको रिलोड करेंगे तो क्या लिखा रहा है, गोल और क्लिक दोनों आ रहे हैं. अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ये अलग लाइन में है तो क्या लिखेंगे, फिर से प्लस, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे /n फॉर न्यू लाइन, ठीक है. जावास्क्रिप्ट में भी काम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही काम करता है, क्योंकि अलर्ट में BR नहीं चलता ना. अब BR क्यों नहीं चलता, क्योंकि अलर्ट जो है वो विंडो है, विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है.
अगर डोम का पार्ट होता तो बी आर चल जाता। हमने पढ़ा हुआ ना बोम और डोम जावास्क्रिप्ट में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्लियर नहीं है? चलो पढ़ना उस चीज़ को, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया किस तरह से हमारा डेटा काम करेगा। अब बात करते हैं रिएक्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। सो इन रिएक्ट यू कैन कंडीशनली रेंडर कंपोनेंट्स। मान लो मेरे पास दो कंपोनेंट है और मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर कंडीशन मैच होने पर वो पर्टिकुलर कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। एग्जांपल जैसे कि अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो वेलकम हो जाए वो डैशबोर्ड के ऊपर, और अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो वो साइन इन साइन अप पर पहुँचे। समझ गए? So in React you can conditionally render components. So there are several ways to do this. अलग अलग तरीके से कर सकते हैं हम लोग। if else के साथ कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं। तो दोनों का एग्जांपल देखेंगे। तो पहला क्या है? if स्टेटमेंट, जो कि हमारा सबसे सिंपल सा तरीका होता है। So we can use the if JavaScript operator to decide which component to render. So here we have two components जैसे कि missed goal and made goal। अगर गोल मिस्ड हो रहा है तो आपको मिस्ड आना चाहिए रिटर्न में, और अगर आपका गोल हो रहा है तो आपको वहाँ पर मेड गोल रेंडर हो जाना चाहिए। तो चलिए एग्जांपल, नाउ वी विल क्रिएट अनदर कंपोनेंट दैट चूज विच कंपोनेंट टू रेंडर बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो ये दो तो हमारे हो गए अलग अलग कंपोनेंट। अब इन दोनों कंपोनेंट को मैं यहाँ पर गोल में चेक करूँगा कि भाई क्या होना चाहिए। तो ये बने दो सिंपल कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट हमने बनाया गोल, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स को हमने यहाँ पर पास किया कांस्टेंट इज गोल इक्वल टू प्रॉप्स डॉट इज गोल। ठीक है, बाइंडिंग हो गई। ठीक है, अब क्या है, हमने बोला अगर इस गोल की वैल्यू ट्रू है तो क्या हो जाए मेड, और अगर फॉल्स है तो क्या हो जाए मिस्ड। तो इस गोल के बूलियन वैल्यू हम लोग कहाँ से दे रहे हैं? यहाँ से। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। तो फॉल्स है तो यानी कि मिस्ड, और अगर ट्रू है तो यानी कि मेड गोल। अब मेड गोल में क्या रखा हमने यहाँ पर गोल, मिस्ड गोल में क्या रखा है मिस्ड। ट्राई करके देखो। यहाँ ये कंट्रोल एस स्विच टू वेब ब्राउजर, क्या लिखा रहा है ट्रू करके देखते हैं। बूलियन वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो कंडीशनली हमारा रेंडर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑपरेटर क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। ये भी हमने पढ़े हुए हैं, जैसे डबल एंड, मतलब एंड वाला। एक आता है डबल पाइप वर्टिकल लाइंस, उसको बोलते हैं और ऑपरेटर। तो यहाँ पर लोग अनदर वे टू कंडीशनली रेंडर अ रिएक्ट कंपोनेंट इज बाय यूजिंग दी एंड ऑपरेटर। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो हमने बनाया कांस्टेंट कार्स इक्वल टू प्रॉप्स डॉट कार्स। अब ये प्रॉप्स हमने ऊपर डिफाइन किया, तो हमने कार्स के अगेंस्ट प्रॉप्स डॉट कार्स को बाइंड कर लिया। हमने यहाँ पर एक रिटर्न में डिव एलिमेंट डिफाइन किया हुआ है। डिव क्यों डिफाइन किया? क्योंकि जब भी कोई मल्टी लाइन लॉजिक या मल्टी लाइन HTML कंटेंट हम लोग रेंडर करते हैं तो हमें एक फ्रेगमेंट चाहिए होता है, अब वो चाहे ब्लैंक हो या वो डिव एलिमेंट हो। इसके बाद हमने इसके अंदर h1 पास किया और हमने यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट लगा दिया। तो ध्यान रखें, जब भी जावास्क्रिप्ट लगेगी तो वो एक्सप्रेशन यानी कर्ली ब्रेसेस में आएगी। हमने लिखा कार्स डॉट लेंथ, अगर ग्रेटर देन है 0, अगर कार की लेंथ 0 से ज़्यादा है तो आपका ये लॉजिक काम करेगा। अगर कार की लेंथ 0 से कम है तो आपका लॉजिक काम नहीं करेगा। तो कार की लेंथ आ कहाँ से रही है? तो आप नोटिस करें नीचे हमने एक एरे बनाया हुआ है। क्या लिखा हमने? होंडाई, टाटा, महिंद्रा, मारुति, नेक्सा। ठीक है, तो यानी कि 0 से ज़्यादा है, तो यानी कि ये मुझे बता देगा कि मेरी कार की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर कितनी लेंथ है? 1 2 3 4 5। तो जब भी लेंथ निकालते हो तो आपका 1 हो जाता है, और जब लोग पोजीशन निकालते हैं तो 0 1 2 3 4 इस तरह से होता है। तो ये देखो मुझे 5 रिटर्न करना चाहिए इसको। चलिए ट्राई करके देखते हैं। कंट्रोल एस, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे? यू हैव 5 कार्स इन योर गैराज। करेक्ट। चलो मान लो कि मेरा एरे खाली है, तो उस केस में क्या होगा? ये रेंडर नहीं होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या लिखा रहा है? गैराज ही रेंडर हुआ सिर्फ, लेकिन गैराज के आगे का जो स्टेटमेंट मैंने कंडीशन रखा था वो तो रेंडर नहीं हो रहा ना। तो ये भी एक तरीका है कंडीशनल में। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले देख लें, इफ कार डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन इज इक्वेट्स टू ट्रू, द एक्सप्रेशन आफ्टर डबल एंड विल रेंडर, ट्राई एम्प्टी द कार एरे। तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है कि बहुत ही शॉर्टेस्ट वे है कंडीशन को रन कराने का। ES6 जिस दिन हमने पढ़ा था, हमने सीखा था इसको। तो कंडीशन जो भी आपकी होगी, ध्यान रखना इफ नहीं लिखते हम लोग इसमें,
सीधे कंडीशन क्या है वो बताते हैं, अगर ट्रू है तो वो, फॉल्स है तो कॉलन के बाद। सो वी विल गो बैक टू दी गोल एग्जाम्पल जो हमने टॉप में डिफाइन किया हुआ है, मिस्ड गोल एंड मेड गोल। रिटर्न में हमने सिंपल छोटा सा लॉजिक लगाया इस तरह से, और यहाँ पर हमने ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रखा हुआ है अपना, और ये देखिए आपका क्या रिटर्न आएगा, मिस्ड। क्यों आएगा मिस्ड? क्योंकि यहाँ पर फॉल्स है, वैल्यू अगर ट्रू है तो यहाँ पर आपको गोल है। बात करते हैं नेक्स्ट मैप मेथड इसके अंदर। तो सीखते हैं यहाँ पर रिएक्ट में लूप या रेप्लिकेशन जो होता है किस तरह से काम करता है। तो हम लोग लिस्ट को इस एग्जांपल के लिए देखेंगे। चलिए, इन रिएक्ट यू विल रेंडर लिस्ट विथ सम टाइप ऑफ लूप। तो जैसे कि लूप के लिए आपने पढ़ के आए हो, क्या होता है, फॉर लूप होता है, वाइल होता है, डू वाइल होता है, इस तरह के अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप पढ़े हुए हैं, ठीक है। या लूप इन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, लूप ऑफ भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का जब 2015 का अपडेट आया, जिसको हम लोग ES6 बोलते हैं, तो उसमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ, मैप। मैप का एग्जांपल हम लोग अर्लियर देख चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को। तो जावास्क्रिप्ट मैप एरे मेथड इज जनरली द प्रेफर्ड मेथड, ठीक है। सो इन रिएक्ट यू विल रेंडर लिस्ट विद सम टाइप ऑफ लूप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट्स रेंडर ऑल ऑफ द कार्स फ्रॉम आवर गैराज। सो मेरे पास यहाँ पर एक एरे है कार, उसके अंदर होंडा, टाटा, महिंद्रा, मारुति, नेक्सा सब रखा हुआ है। तो एक फंक्शन है कार जिसमें लोग रिटर्न करें आई एम ए प्रॉप्स डॉट ब्रांड, ठीक है। तो प्रॉप्स डॉट ब्रांड में होंडा, टाटा, महिंद्रा सब ब्रांड रखे हुए। और गैराज में हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्स डॉट मैप, ठीक है। तो कार्स क्या है, ओरिजिनल एरे, फिर हमने दोबारा कार लिखा। अब ये कार जो हमने दोबारा लिखा है ये क्या है, नया नेम जो मेरा लूप में काम करेगा। ABCD संता बनता रोहन मोहन सोहन, जो मन करे वो डिफाइन कर सकते हैं, बट सेम ये नहीं होना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो हमने इसको नया नेम दिया कार, बस हम यहाँ पर जाके इसको बताएंगे ब्रांड कार, जो हमने न्यू नेम डिफाइन किया उसको रेंडर करना है। अब ये स्टेटमेंट किसके अंदर है, मैप के इक्वल टू। तो सीधी सी बात है, मैप जब चलेगा तो वो तब तक चलेगा जब तक उसकी लेंथ पूरी रेंडर नहीं हो जाएगी। यहाँ पर ट्राई करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्ट को, और अभी आप नोटिस करेंगे ब्राउज़र में लिस्ट के अंदर आई में होंडा, टाटा, महिंद्रा, मारुति, नेक्सा, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। आउटपुट तो आ गया, बट जब मैं अपना कंसोल ओपन करने जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ एरर मुझे दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है, ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉपर्टी। आउटपुट तो सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कंसोल एक एरर बना रहा है कि भाई यूनिकनेस कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यूनिकनेस कैसे होगी, तो जब हम लोग कोई अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यूनिकनेस वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि नेम इक्वल टू, या जैसे कि ब्रांड इक्वल टू, बट यहाँ पर तो सारी चीज़ें इंडेक्स एरे में थी ना, पोजीशन वाइज 0 1 2 3 4 5। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको यहाँ पर। तो आपको याद होगा जब आपको सर ने PHP जैसे पढ़ाया होगा, तो PHP में क्या होता है, जब हम लोग MySQL पढ़ रहे होते हैं, जब डेटाबेस बनाते हैं तो हम हर टेबल में एक प्राइमरी की डिफाइन करते हैं विच इज़ ID। पढ़ा होगा ना, प्राइमरी की इज ID, और ID क्या रखते हैं हम लोग, ऑटो इंक्रीमेंट, कि भाई मान लो कि एक यूज़र रजिस्टर हुआ तो उसकी ID है 1, दूसरा यूज़र आया तो उसकी ID ऑटोमेटिकली 2 हो गई, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा क्राउड ऑपरेशन जो होता है वो ID के बेसिस पर चल रहा होता है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही यूनिकनेस काम करना है। तो क्या करते हैं हम लोग इस एग्जांपल को समझने के लिए, कीज अलाउ रिएक्ट टू कीप ट्रैक ऑफ एलिमेंट्स, दिस वे इफ एन आइटम इज अपडेटेड और रिमूव्ड ओनली दैट आइटम विल बी री रेंडर इंस्टेड ऑफ द एंटायर लिस्ट। नहीं तो ऐप आपकी हैवी हो जाएगी फिर से, क्योंकि बार बार अगर रीलोड होगा तो। सो कीज नीड टू बी यूनिक टू ईच सिबलिंग बट दे कैन बी डुप्लीकेटेड ग्लोबली, ठीक है। ग्लोबल में डुप्लीकेटेड हो सकता है लेकिन एक ऑब्जेक्ट में नहीं। So generally the key should be a unique ID assigned to each item. As a last resort you can use the array index as a key. तो इस एग्जांपल हम लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं, हमने लिखा कार्स, एरे के अंदर हमने क्या बना लिए अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंडेक्स पे ही ये 1 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, बट उनकी ID को हमने कस्टम डिफाइन किया। हमने लिखा यहाँ पर ID 1 है और ब्रांड क्या है, हुंडई है, ID 2 है, ब्रांड क्या है, टाटा है, इस तरह से। अब ये इसको बहुत अच्छे से समझेगा और आपका काम करेगा। अब हमने क्या लिखा, कार्स डॉट मैप कार्स, और हमने लिखा कार,
यहाँ पर हम लोग पहले सीधे इसका आउटपुट ले रहे थे कार डॉट ब्रांड का, हमने लिखा की इक्वल टू कार की आईडी, ब्रांड इक्वल टू कार का ब्रांड। अब आपको देखो एरर नहीं आना चाहिए, ये करेक्ट वे हो गया। देखो आउटपुट सेम है, देयर इज नो चेंज, बट क्या मुझे कंसोल में कोई एरर आ रहा है? कंसोल इज क्लीन, तो कंसोल क्लीन चलना चाहिए आपका इस तरह से। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है रिएक्ट में फॉर्म्स। फॉर्म यानी कि जो हम लोग ने HTML में पढ़ा है, और ये भी एक रिवीजन है ES6 का, हम लोग दोबारा से देख रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में। सो जस्ट लाइक इन HTML, React uses forms to allow user to interact with the web page. So adding form in React, you add a form with React like any other HTML element. आपने क्या लिखा? फॉर्म टैग। फॉर्म क्या होता है? कंटेनर होता है। लेवल क्या होता है? कंटेनर होता है। इनपुट नॉन कंटेनिंग होता है। तो क्या करना पड़ेगा? सेल्फ क्लोज। बस इतना ध्यान रखना है और आपका काम हो जाएगा। ट्राई करके देखते हैं क्या हमारा कोई फॉर्म फील्ड रेडी हुआ। शेयर, ये देखिए फॉर्म फील्ड हमारा बन के रेडी हो गया इस तरह से। तो ऐड अ फॉर्म टू दैट अलाउज यूजर टू एंटर देयर नेम। अब दिस विल वर्क एज नॉर्मल, द फॉर्म विल सबमिट एंड द पेज विल refresh, but this is generally not what we want to happen in React. We want to prevent this default behavior and let React control the form. So form की handling कैसे होगी? Handling form is about how you handle the data when it changes value or gets submitted. In HTML, form data is usually handled by the DOM. DOM पता है? Document Object Model। ठीक है, तो जब हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो डेटा होता है वो डोम में हैंडल हो रहा होता है। बट यहाँ तो डोम होता ही नहीं रिएक्ट के अंदर, यहाँ वर्चुअल डोम चल रहा होता है, तो यहाँ पर कंपोनेंट को हैंडल करना होगा। सो इन रिएक्ट फॉर्म डेटा इज यूजुअली हैंडल्ड बाय द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट में आप रेंडर करा रहे हो। सो व्हेन द डेटा इज हैंडल्ड बाय द कंपोनेंट्स, ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इन द कंपोनेंट स्टेट। तो स्टेट के बारे में आप आगे जाके थोड़ा पढ़ोगे डिटेल में, कि वैसे तो बेसिक आपने देख लिया है, लेकिन डिटेल वाला जो पार्ट आएगा वो आएगा जब हम लोग हुक सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसका जो डेटा होता है वो स्टेट में स्टोर होता है जब भी कोई फॉर्म वगैरह आप सबमिट करते हो। सो यू कैन कंट्रोल चेंजेस बाय एडिंग इवेंट हैंडलर्स इन दी ऑन चेंज एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर आपको हर एक फील्ड में ऑन चेंज लिखना पड़ता है। अगर हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो ऑन चेंज इवेंट होता है लिस्ट के लिए, जो हम लोग वहाँ पर लिखते हैं ना सेलेक्ट मेन्यू। सेलेक्ट में जाके हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जेंडर हमने नेम मेल फीमेल और अदर हमने डिफाइन किया, या जैसे कोई लोकेशन हो गया तो लोकेशन में जैसे कंट्री हो गया, कंट्री का ड्रॉप डाउन खुलता है, तो वहाँ पर सिर्फ ऑन चेंज हम वहाँ यूज़ करते हैं। या फिर हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई फॉर्म का वैलिडेशन कर रहे होते हैं कि भाई लेट्स से एक यूज़र ने किसी फील्ड में कर्सर रखा लेकिन वहाँ पर करा कुछ नहीं और टैप कर दिया, तो यानी कि चेंज हो गया, तब हम लोग वहाँ पर उसको बोल देते हैं कि भाई आपको इस फील्ड को फिल करके तब आगे बढ़ना है। तो उस तरह की चीज़ें। बट रिएक्ट में आपको ऑन चेंज एट्रीब्यूट यूज़ करना ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो यू कैन कंट्रोल चेंजेस बाय एडिंग इवेंट हैंडलर्स इन दी ऑन चेंज एट्रीब्यूट। सो वी कैन यूज द यूज स्टेट हुक टू कीप ट्रैक ऑफ ईच इनपुट वैल्यू एंड प्रोवाइड अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ फॉर द एंटायर एप्लीकेशन। सो यहाँ पर हम लोग एक हुक यूज़ कर रहे हैं, यूज स्टेट। यूज स्टेट अभी जस्ट देख लें आप, बट हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। सो यूज़ द यूज स्टेट हुक टू मैनेज द इनपुट। हमने यहाँ पर एक नया पार्ट इंपोर्ट करा, यूज स्टेट। ठीक है, कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? रिएक्ट से, यानी कि सेम जगह से आ रहा है। तो मुझे ये तीसरी लाइन बनाने की कायदे में देखा जाए ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर रिएक्ट के आगे लिखूँगा कॉमा और करली ब्रेसेस में यूज स्टेट को ऊपर ही लिख सकता हूँ, तब भी ये मेरे लिए काम करेगा। हमने यहाँ से अपना एक फंक्शन बनाया, फंक्शन क्या है हमारा? माई फॉर्म। तो ये क्या हो गया? कॉम्पोनेंट हो गया, क्योंकि रेंडर हो रहा है नीचे। तो जो चीज़ रेंडर होती है वही चीज़ कंपोनेंट होती है। तो हमने यहाँ पर लिखा कांस्टेंट नेम। ध्यान रखना, जब भी आप बात करते हो कांस्टेंट के अंदर कुछ डिफाइन करोगे स्टेट के लिए, तो सेट नेम लिखना ज़रूरी है। तो जब मैंने क्लास पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था ना सेट मेथड। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो हमने क्या रखा है यहाँ पर? यूज स्टेट की वैल्यू डिफॉल्ट क्या रहेगी? ब्लैंक। अगर आपने यहाँ जाके लिख दिया कुछ भी संता बनता रोहन मोहन सोहन, तो बाय डिफॉल्ट जब आपका पेज खुलेगा तो वैल्यू जो होगी वो यहाँ से इस जगह पर जो लिखी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी इसके अंदर। बट हमें तो फिलहाल ब्लैंक रखना है ना इसको। और ऑन चेंज पर जो भी लिखेगा तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमें जो है वो मिलनी चाहिए इसकी। तो ये पार्ट आपको इस तरह से डिफाइन करना होता है।
Submitting forms, you can control the submit action by adding an event handler in the submit on submit attribute for the form. तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ऑन सबमिट, ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑन सबमिट नहीं है, यहाँ पर मैं क्या लिखा, ऑन सबमिट, और जैसे आपका सबमिट होगा तो हमें यहाँ पर ये पता चलेगा कि भाई अलर्ट में क्या आपने क्या वहाँ से सबमिट किया डेटा। तो खाली इतने पार्ट से अगर मैं चलाऊँगा तो आपको कुछ भी नहीं आउटपुट आने वाला है। देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ बस क्या अभी बाइंडिंग हुई है, ये नेम यहाँ से मैच हो गया, सेट नेम, अगर कोई भी वैल्यू यूज़र वहाँ पर टाइप करेगा तो यानी कि मेरा वैल्यू चेंज हो गया फील्ड का, ठीक है, ब्लैंक है तो ब्लैंक, अगर टाइप करेगा टाइप मैटर आ गया। लेकिन अभी अगर मैं इसको यहाँ से रन करके आपको ब्राउज़र में दिखाऊँ तो पहले वाले में और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। आप यहाँ कुछ भी लिख लो, कुछ हो थोड़ी ना रहा है, फॉर्म खाली हो गया, फ्लश हो गया डेटा। फ्लश क्यों हो गया, क्योंकि यूज स्टेट की वैल्यू ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ लिख देता हूँ अरीना इस तरह से, तो क्या दिखाई दे रहा है, अरीना लिख के आ रहा है ना, तो हमें इसको ब्लैंक रखना है इस तरह से, ठीक है, ताकि यहाँ पर कुछ ना है। हाँ, प्लेस होल्डर अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। क्या लिख देंगे, एंटर योर नेम हियर, ठीक है। तो जो भी आप लिखोगे उसके बाद में वापस से उसी स्टेज पर आ जाएगा। चलो, तो हमें इस डेटा जो भी मैंने यहाँ लिख रहा हूँ वो मुझे फैच कराना है। तो फैच कराने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑन सबमिट। सो सबमिटिंग फॉर्म्स की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर एक हैंडल सबमिट हमने बनाना है अपना फंक्शन इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट को हमें प्रिवेंट करना है, ये हमें चाहे हम PHP में काम करें, एजेक्स में काम करें, कहीं भी करें, हमें इसको लगाना होता है। अब ये क्यों लगाया जाता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि PHP जब आप पढ़ रहे होगे, शायद मैच कर रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें 5-10 फील्ड है, उसमें से कुछ डेटा सही है और कुछ डेटा आपका वैलिड नहीं हुआ उसके अंदर। आप जब सबमिट कर पेज को F5 करते हो तो वहाँ पर फिर से सबमिट का आ जाता है ऑप्शन रिलोड करने पर, क्योंकि मैं तो सबमिट बटन प्रेस ही नहीं किया। तो वही उसी को हमें रोकना होता है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये ज़रूर से लगाइए। तो हमें इवेंट को प्रिवेंट करना है कि भाई डिफ़ॉल्ट ना चले, जब मैं चलाऊँ तब चले। इसके बाद आप अलर्ट करोगे यहाँ से, द नेम यू एंटर्ड वॉज। तो हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ से, नेम की वैल्यू क्या होगी, जो यूज़र यहाँ लिखेगा सेट नेम के अंदर। तो अब जो भी आप यहाँ लिखने वाले हैं वो आपको डेटा देखो यहाँ पर दिखेगा। Ctrl+S करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर जाकर लिखता हूँ लाइक अरीना एनिमेशन, तो मैं इस डेटा को फैच कर पा रहा हूँ अपने कंपोनेंट के अंदर। द नेम यू एंटर्ड वॉज इज एन एनिमेशन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मल्टीपल इनपुट फील्ड्स, क्योंकि जब फॉर्म बनाओगे तो एक फील्ड तो होगा नहीं, ये तो उस तरह से होगा जैसे सब्सक्राइब न्यूज़लेटर के लिए हो गया, तो चलो बन गया हमारा। सो यू कैन कंट्रोल द वैल्यूज ऑफ मोर देन वन इनपुट फील्ड बाय एडिंग अ नेम एट्रीब्यूट टू ईच एलिमेंट। सो वी विल इनिशियलाइज आवर स्टेट विद एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू एक्सेस द फाइल in the prevent handler, use the event.target.name and event.target.value syntax. To update the state, use square bracket notation around the property. अब देखो चेंज क्या हुआ, इस बार मेरे फॉर्म में बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, तो मैंने क्या करा, उसको नेम ना देके मैंने क्या बोला, इनपुट्स और सेट इनपुट्स। तो क्या ये प्री डिफाइन है, नहीं, यूज़र डिफाइन है, कुछ भी रख सकते हो ना, लेकिन मीनिंगफुल रखो हमेशा, ताकि आपका कोड कोई और देखे तो उसको समझ में आए। ये नहीं कि आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भी रख लिया यहाँ पर। तो हमने ऊपर नेम रखा था, तो क्योंकि यहाँ पर सिंगल फील्ड की बात हो रही थी, यहाँ पर हमने क्या नेम रखा है, इनपुट्स। क्यों, क्योंकि इस बार मेरे पास 1-2 मल्टीपल फील्ड हो गए, है ना। तो इनपुट्स हैंडल चेंज में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको फैच करेंगे इधर। जैसे कि पहला फील्ड मेरा क्या है, यहाँ पर नेम, दूसरा फील्ड मेरा यहाँ पर क्या है, वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा नेम के अंदर event.target.name और यहाँ पर क्या event.target.value। बस आपने इतना काम करना है। देखो यहाँ पर हमने लिखा नेम इज़ यूज़र नेम इज़ एज, हमने क्या लिखा, इनपुट्स डॉट यूज़र नेम इनपुट्स डॉट एज। तो हमने यहाँ बता दिया। तो इनपुट को ये पता चल गया कि कौन सा फील्ड चल रहा है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, आप बहुत सारे स्टेट बनाने से बच जाओगे कि आप पहला डिफाइन करोगे भाई, जैसे कि नेम हो गया, फिर आपने डिफाइन किया मिडिल नेम हो गया, फिर आपने डिफाइन किया लास्ट नेम हो गया, फिर आपने डिफाइन किया उसका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप फील्ड बना, तो इतनी बार आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी आपका कोड लेंदी होगा, तो ये शॉर्ट में निपट गया आपका काम।
ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इनपुट्स डॉट यूज़र नेम, जो हमने यहाँ यूज़र नेम डिफाइन किया है, और इनपुट्स डॉट एज, और हमने यहाँ पर यूज़ करा है, हमने क्या रखा, ब्लैंक। तो क्या हो रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी ब्लैंक हो जाएगी जैसे आपका फॉर्म सबमिट होगा। ऑन चेंज पर, हैंडल चेंज पर हमने यहाँ पर अपना लॉजिक लगाया हुआ है। कॉन्स्टेंट नेम में हम लोग गेट करें इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, नेम क्या है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, इसका नेम क्या है फील्ड का। फिर हम पता करें इनकी वैल्यू क्या है जो यूज़र लिख रहा है। हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया है यहाँ पर, सेट इनपुट्स वैल्यूज़, और हमने क्या लिखा, स्प्रेड ऑपरेटर नेम और उसकी वैल्यू हमें बताओ। ठीक है, ये हो गया हैंडल चेंज। अब हमने क्या आना है, हैंडल सबमिट, प्रिवेंट को डिफ़ॉल्ट को यहाँ से कर लेंगे और अलर्ट में इनपुट को रिटर्न करा देंगे कि क्या यूज़र ने वैल्यूज़ अपनी पुट की हैं इसके अंदर। कोड को कॉपी करें और यहाँ ला के इसको आप रन कर लें इस तरह से, और वेब ब्राउज़र में आप चेक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करते हैं, फ़िलहाल ब्लैंक है। हम यहाँ जाके लिख देते हैं जैसे कि एंटर योर नेम, हमने यहाँ पे लिखा अरीना, ठीक है, और कितने साल हो गए, एग्जाम्पल के 25 ईयर। तो आपको क्या रिटर्न आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर रिटर्न आ गया इसके अंदर। तो अलर्ट में क्या लिखा रहा है, इनपुट्स, तो इनपुट में ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, क्योंकि ये मल्टीपल चीज़ है ना मेरे पास। अब लेना क्या चाहते हो, तो मैं यहाँ जाकर लिख सकता हूँ ना, इनपुट डॉट, ठीक है, क्या है, यूज़र नेम, रीलोड करेंगे, डेमो लिखा, सबमिट करा, तो क्या आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना इधर जाके कि भाई ये मेरा ये वाला पार्ट हो गया, प्लस इनपुट्स डॉट क्या, अभी ज़रा चेक करेंगे अपन इधर, ठीक है। तो मल्टीपल फील्ड इस तरह से आप हैंडल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। So we use the same event handler function for both input fields. We could write one event handler for each, but this gives much cleaner code and is the preferred way in React. ये नहीं करना है कि भाई आप यहाँ जाके पहला फील्ड बना रहे हो यूज़र नेम, फिर बना रहे हो आप एज, तो ऐसे वेरिएबल बनाते बनाते थक जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, कोड भी लंबा कर लोगे, आउटपुट तो ले आओगे बट कोड लेंदी होगा। और रिएक्ट का मतलब है कि कोड जितना छोटा हो उतना बढ़िया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया देखिए इस तरह से बनता है, क्योंकि ये कंटेनिंग टैग है तो आपको बंद करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के साथ काम किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से अगर आप सेलेक्ट की बात करोगे तो हमने ये सेलेक्ट इस तरह से बनता है, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट को भी फैच किया ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्राई करके देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो बात करते हैं टेक्स्ट एरिया से। द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट इन रिएक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी HTML. In HTML, the value of text area was the text between the start tag और and the end tag. इस तरह से हम लोग लिखते हैं। But in React, the value of a text area is placed in a value attribute. ये difference है यहाँ पर। So we will use the use state hook to manage the value of the text area. तो हमने क्या पर बोला है यहाँ पर कि भाई देखो हमने लिखा टेक्स्ट एरिया, सेट टेक्स्ट एरिया, ध्यान रखना जो भी यहाँ नेम होगा वही सेट लिख देना उसके आगे कैमल केस में। और हमने यहाँ पर एक डेटा इसको दिया, हमने क्या लिखा, वैल्यू टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया में जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर हमारा देखो प्रिंट हो जाएगा। ट्राई करके देखो, है ना। इसे सेलेक्ट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट और अ सेलेक्ट बॉक्स इन रिएक्ट is also a bit different from HTML. In HTML, the selected value in the drop-down list was defined with the selected attribute. कि भाई हमारा default Volvo selected है. In React, the selected value is defined with a value attribute or on the select tag. तो हम यहाँ पर define करें my car, set my car, और हमने उसको value क्या दिया, Volvo. अब आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, कि जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा by default क्या select आएगा, Volvo. ट्राई करिए, कॉपी करिए, कॉल करिए, चेक कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट आपका काम करेगा इसमें। सो बाय मेकिंग दीज स्लाइड चेंजेस टू टेक्स्ट एरिया एंड सेलेक्ट, रिएक्ट इज एबल टू हैंडल ऑल इनपुट एलिमेंट्स इन दिस सेम वे। क्योंकि यही दो टैग ऐसे होते हैं जो आपके कंटेनिंग टैग होते हैं, बाकी सब आपके सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक प्रॉपर्टीज़ जो आपने पढ़ी हैं
ठीक है, वो सब चीज़ें अलग हैं और ये जो पढ़ने जा रहे हो ये बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि HTML की बात की जाए तो जब आप कोई पेज बनाते हो तो उनको आपस में कनेक्ट करते हो, लिंकिंग करते हो। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं राउटिंग। बोले तो मैंने कि जैसे ये ड्रीम आप देख रहे हो जीमेल हमारा है, हमने एक बार इसको लोड कर लिया इस तरह से। मेरे पास यहाँ ट्रिगर है जिस पे मैं क्लिक करके उस पर्टिकुलर पार्ट को विजिट करूँगा। तो आप देखिए लोडिंग एक बार कंप्लीट होने दीजिए, हो चुका कंप्लीट। अब मान लीजिए कि मैं स्टार पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे टाइटल भी चेंज हो रहा है और राउट भी चेंज हो रहा है। हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से सेंट में आता हूँ तो ऊपर देखेंगे राउट चेंज हो रहा है, टाइटल चेंज हो रहा है, दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो यही कुछ मुझे करना है कि मैं रिएक्ट में मल्टीपल कंपोनेंट बना के उनको लिंक कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सीखने जा रहे हैं, यानी कि अब आप यहाँ से डिज़ाइनिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करोगे। तो चलिए, तो कंपोनेंट कैसे बनते हैं तो क्लियर है अपने को बढ़िया से। चलिए, तो बात करेंगे रिएक्ट में राउटर। राउटर क्या होता है, कैसे काम करता है। सो क्रिएट रिएक्ट ऐप डज नॉट इंक्लूड पेज राउटिंग, यानी कि जो हमने अभी ऐप इंस्टॉल की हुई है उसमें राउटिंग नहीं है, ये हमें अलग से डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी होती है। सो रिएक्ट राउटर इज द मोस्ट पॉपुलर सॉल्यूशन। ऐड रिएक्ट राउटर टू ऐड रिएक्ट राउटर इन योर एप्लीकेशन, रन दिस कमांड इन द टर्मिनल फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी ऑफ द एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब हुआ, आप ध्यान रखेंगे कि आप अपने ऐप के अंदर हैं। हम अभी कहाँ पर हैं, माई ऐप के अंदर। ये कमांड यहाँ चलानी है आपने। क्या कमांड लिखेंगे, npm install react router dom। ठीक है, तो यहाँ जाइए, लिखिए npm install react router dom। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एंटर करेंगे, नेट कनेक्टेड होना चाहिए और ये आपका इंस्टॉल हो गया। अगर ये हो गया है तो आपको चेक कर लेना है package.json में आके। आप यहाँ नोटिस करेंगे रिएक्ट राउटर डोम इज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो जो भी पैकेज हम डालते हैं अपना वो यहाँ आता रहता है इधर। वेरी गुड, तो ये पार्ट हमने कंप्लीट किया। दूसरा तरीका होता है कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो, npm i बोले तो इंस्टॉल, शॉर्ट में लिख सकते हैं -d मतलब डिफॉल्ट रिएक्ट राउटर डोम। अब बात करते हैं, वी आर यूजिंग रिएक्ट राउटर वर्जन 6। तो इफ़ यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम वर्जन 5 यू विल नीड टू यूज़ दी @latest फ्लैग, यानी कि आपकी कमांड क्या हो जाएगी, npm इंस्टॉल डिफॉल्ट रिएक्ट राउटर डोम @latest। अपग्रेडिंग अगर एप्लीकेशन पुरानी है उस केस में। ठीक है, तो फिलहाल हमारी तो लेटेस्ट है, तो हमें इस स्टेप को स्किप करेंगे हम लोग। बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर कि कैसे कैसे बनाना होता है। To create an application with multiple page routes, let's first start with the file structure. With the source folder, within the source folder, we will create a folder named pages with several files. तो आपको पता है ये हमारी ऐप है, ऐप के अंदर आपको इस तरह से फोल्डर मिलते हैं, पब्लिक एंड सोर्स। सोर्स के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैंने एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाना सिखाया था आपको, ऐसे आप यहाँ पर जाके अपना एक न्यू फोल्डर बना लेंगे। क्या लिखा रहा है यहाँ पर, पेजेस। तो हम यहाँ पर पेजेस बना रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे न्यू फोल्डर पेजेस। अगर कंपोनेंट बना रहे हो तो कंपोनेंट के अंदर, और अगर आप कोई लॉजिक लिख रहे हो तो सर्विस का फोल्डर हम अलग बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसको ऐसा समझो बिल्कुल जैसे आप HTML में फाइल जब बनाते हो और इमेज का फोल्डर एक बनाते हो, सेग्रीगेट रखना है सब कुछ। ये नहीं कि सब कुछ सोर्स के रूट पर ही आपने भर दिया तो कल को खुद ही ढूंढने में परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो ये पहला पार्ट। इसके बाद जितनी भी फाइल बनेंगी वो .html ना होकर क्या होंगी, .js। और क्या ध्यान रखना है कि हर एक फाइल का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। अगर ये नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम इस तरह से कुछ डिफाइन करेंगे चीज़ें फटाफट, जैसे कि layout.js। यहाँ आएंगे, हमने बनाया layout.js, home.js, blogs.js, contact.js और nopage.js। अभी नो पेज क्या है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा HTML की जब हम लोग वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर जब आप कोई पेज का नेम गलत डिफाइन कर दो 404 नोट फाउंड आ जाता है। वर्डप्रेस जब पढ़ के आयोगे, PHP तो सर ने आपको पढ़ाया होगा, तो आपको बताया होगा कि कस्टम एरर पेज कैसे बनाते हैं, ताकि विजिटर मेरी वेबसाइट के अंदर ही रहे। ये नहीं कि ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट 404 आ रहा है तो उससे क्या होगा, यूज़र आपकी वेबसाइट छोड़ के जा सकता है।
लेकिन अगर हेडर फुटर आ रहा होगा तो वो वापस से साइट में कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अपना खुद का एक कस्टम पेज बना रहे हैं 404, जिसका हमने नेम रख दिया नो पेज। चलिए, ईच पेज विल कंटेन अ वेरी बेसिक रिएक्ट कंपोनेंट, मतलब वही जैसे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन का नेम और एरो फंक्शन बनाना चाहे, नॉर्मल फंक्शन बनाना चाहे, और उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इंडेक्स पेज की बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पेजेस कंपोनेंट पर आते हैं। जैसे होम पेज है तो हमें होम के अंदर बिल्कुल इस तरह का एक बेसिक सा लॉजिक लगा देना है। ये हमारा होम, तो क्या है, कांस्टेंट होम एरो फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से क्या, h1, जिसमें होम लिखा है खाली। डिजाइनिंग की बात बाद में करेंगे। हमने क्या बोला लास्ट में, कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। ऐसे ही आपने सभी पेजेस पर काम करना है। जैसे कि नो पेज, तो नो पेज पे हमने लिख दिया जाके क्या, 404 पेज नॉट फाउंड। नो पेज हमारा कंपोनेंट का नेम है और यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए, इसका आपने खास ध्यान रखना है। फिर क्या है, कॉन्टैक्ट, हमने कॉन्टैक्ट का पेज डिफाइन किया, उसके अंदर अपना लॉजिक लगाया। ठीक है, एरो फंक्शन एक्सपोर्ट। इसके बाद हमारे पास क्या है, ब्लॉग्स। ठीक है, हमने यहाँ से ब्लॉग्स को डिफाइन किया, इसको भी बंद कर दिया। अब हमारे पास क्या बचता है, लेआउट डॉट जेएस। लेआउट की बात हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग आते हैं इंडेक्स फाइल के ऊपर। इंडेक्स फाइल में आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी आपने पेजेस बनाए हैं सभी को इंपोर्ट करना है। और क्या इंपोर्ट करना है, ब्राउज़र का राउटर, राउट्स एंड राउट। कहाँ से लाएंगे, रिएक्ट राउटर डोम से। ठीक है, तो ये पार्ट आपने इंपोर्ट करना है। इसके बाद आप अपना यहाँ से कंपोनेंट बना लेंगे। हमने यहाँ पर क्या नाम रखा, फंक्शन का ऐप। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। आप यहाँ लिखेंगे रिटर्न ब्राउज़र राउटर राउट्स, और उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले मेरा जो खुलेगा वो क्या होगा, लेआउट। लेआउट क्यों खुलेगा, क्योंकि लेआउट ही वो पार्ट है जहाँ पर मेरे क्या होंगे, लिंक्स होंगे सारे। अगर वेबसाइट खुली और उसके ऊपर नेविगेशन नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। ठीक है, और जब लेआउट खुलेगा तो उसके बाद मेरा डिफ़ॉल्ट सबसे पहला पेज कौन सा होगा, इंडेक्स पेज, होम पेज। तो यहाँ पर होम पेज डिफ़ॉल्ट ऐसे नहीं होता, उसको हमें लिखना पड़ता है इंडेक्स। अगर मैंने यहाँ ब्लॉग्स को इंडेक्स लिख दिया तो ब्लॉग मेरा पहला पेज हो जाएगा। समझ गए। तो ये पार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं कॉपी, और इंडेक्स में हम लोग लाके यहाँ पर करेंगे रिप्लेस। तो ये क्या है, डिफ़ॉल्ट, ये हो गया स्लैश मतलब रूट। जैसे कोई लिखेगा www.xyz.com तो ये चलेगा मेरा, और उसके अंदर मेरे चाइल्ड राउट्स में पहला कौन सा पेज खुलेगा, होम। इसके बाद यहाँ पर जो पाथ आप देख रहे हो ये यूज़र डिफाइंड है। अब देखो HTML में या PHP में क्या होता है कि आपने जो भी फाइल का नेम रखा होगा वही आपको लिखना पड़ता है, .php या .html वगैरह जो भी है। यहाँ पर देखो मेरा पेज का नेम तो ये है, होम ब्लॉग कॉन्टैक्ट नो पेज, है ना। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं यही लिखना है जिस नाम से आपने बनाया है। आप नोटिस कर सकते हो हमने जो फाइल बनाई थी उसका नेम तो कैपिटल में है ना, हम तो यहाँ स्मॉल में लिख रहे हैं। तो ये राउट का नेम है, जो कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बट अगेन मीनिंगफुल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि भाई ब्लॉग से तो ब्लॉग, कॉन्टैक्ट से तो कॉन्टैक्ट। नो पेज पर हमने क्या बोला कि कोई पेज का नेम नहीं है, हमने लिख दिया एक्सट्रिक्ट। एक्सट्रिक्ट मतलब यहाँ पर ये एक अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, इस नाम का कोई पेज होगा नहीं तो ये मुझे भेज देगा नो पेज के ऊपर। एंगुलर अगर चल रहा होता है तो यहाँ पर लोग डबल स्टार लगाते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ब्राउज़र राउटर, राउटर के अंदर राउट्स आते हैं, राउट्स के अंदर राउट होते हैं, और राउट के अंदर हमने यहाँ पर चाइल्ड राउटिंग की हुई है। राउट के अंदर भी राउट है, ध्यान से देखें। तो राउट पहला क्या है, लेआउट खुलेगा, और लेआउट के अंदर क्या चलेगा हमारा, इंडेक्स पेज। इसके बाद आपने यहाँ से इस ऐप को यहाँ पर कॉल करा दिया। चलिए अब बात करेंगे लेआउट के अंदर। तो देखो आपने शायद HTML में टॉपिक पढ़ा होगा आई फ्रेम, नाम सुना है, नहीं सुना है, आई फ्रेम का नाम नहीं सुना। आई फ्रेम क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास एक पेज पहले से बना हुआ है, ठीक है, और मुझे वो पेज ब्राउज़र में नया ना खुलवा के उसी पेज के अंदर ही खोलना है। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपने यूट्यूब से वीडियो तो एम्बेड करना सीखा होगा, करा है कि नहीं। अगर नोटिस किया हो तो वो आई फ्रेम होता है। ठीक है, यानी कि उसी पेज के अंदर आपका वीडियो चल रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, वो यूट्यूब से आ रहा है, तो वही है आई फ्रेम। ठीक है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर ऐसा एक सेक्शन बनाना है कि जब यूज़र होम या कॉन्टैक्ट या ब्लॉक का बटन दबाएगा तो नया पेज ना खुले, जो मैंने एरिया डिफाइन किया उसी में रिप्लेस हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट। इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं आउटलेट। ठीक है, आई फ्रेम का नेम यहाँ पर क्या होगा, आउटलेट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं इस वाले पार्ट के ऊपर। तो हम रिएक्ट राउटर डोम से दो चीज़ें और निकालेंगे, आउटलेट और लिंक। अब ये लिंक क्या है,
आपने HTML में पढ़ रखा है AHREF, यहाँ ए टैग का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आपने ए टैग का इस्तेमाल किया तो क्या होगा, पेज पर ऊपर रीलोडिंग आएगी। बट हमने यहाँ क्या सीखा कि मैं किसी को भी विजिट कर रहा हूँ तो ऊपर कोई लोडिंग नहीं दिखाई देती, सिर्फ आउटलेट जो है वो ये वाला अपडेट होता रहता है। ऐसा ही हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउटलेट और लिंक, ये दो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है। इसको यहाँ ले आते हैं और फिर कोड को समझते हैं। तो हमने क्या बनाया, यहाँ से कंपोनेंट लेआउट को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, रिटर्न करा रहे हैं हम लोग। मल्टी लाइन कंटेंट है तो हमने क्या लिखा, एक डिव, फ्रैगमेंट ब्लैंक भी रख सकते हैं, पता है आपको। नैव टैग के आगे कंटेनर टैग है, यूएल के आगे कंटेनर टैग है। यूएल के अंदर एल आई ना बना के मैंने क्या करा, सीधे लिंक को पास किया हुआ है। चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या लिखा, लिंक टू। तो बाय डिफॉल्ट अगर यूजर होम का बटन दबाएगा तो वो कहाँ जाएगा, इधर देखो सामने, इस पार्ट पर, ठीक है। और अगर ब्लॉग्स का बटन दबाया जाएगा तो यूजर कहाँ विजिट करेगा, ब्लॉग्स। ध्यान रखना, पाथ डिफाइन करते वक्त स्लैश नहीं होगा, राउट डिफाइन करते वक्त स्लैश होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दोबारा समझेंगे, हम जीमेल की वेबसाइट को रिलोड करते हैं, ठीक है। तो ये इनका डिफ़ॉल्ट आ गया इस तरह से। अब ध्यान देना, जब मैं स्टार को क्लिक करूंगा तो स्लैश स्टार स्लैश स्नूज, ऐसे हो रहा है ना, ऐसे हमें भी चाहिए। तो चलिए, हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, इधर लिंक टू में किससे कनेक्ट करेगा, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट और होम। इसके बाद नैव के नीचे ही मेरा आउटपुट आना चाहिए। आप चाहो तो साइड बार वाला एग्जांपल बना लोगे, इधर लेफ्ट में का साइड बार होगा, इधर आपका कंटेंट खुलता रहेगा। तो ये क्या, आउटलेट। जब आप बटन दबाओगे तो डेटा यहाँ खुलेगा, इधर इस तरह से। बीच में मैं आप थोड़ा सा सेग्रीगेशन चाहता हूँ तो मैंने एक HR डाल देता हूँ यहाँ पर। HR बोले तो हॉरिजॉन्टल रूल, सेल्फ क्लोजिंग करेंगे, क्लोज कर लेंगे, सेव कर देंगे इस तरह से। चलिए अपनी ऐप को शुरू करते हैं यहाँ से दोबारा, npm स्टार्ट। ठीक है, तो नोटिस करें, जब हमारा ऐप खुल रहा था तो लोडिंग एक ही बार आई उसमें। दोबारा से हम लोग सर्वर को बंद करेंगे और स्टार्ट करेंगे। नोटिस करेंगे टैब खुलेगा, लोडिंग हुआ, डेटा आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा ये लेआउट आ गया। लेआउट के नीचे मैंने आउटलेट लगा रखा था अपना, HR के बाद में देखो डेटा आ रहा है। मैंने ब्लॉक को क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लैश ब्लॉक्स हो गया, ठीक है, स्लैश कॉन्टैक्ट हो गया। बट मेरा टाइटल चेंज नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। टाइटल चेंज करने का प्रोसेस सीखेंगे, नए अलग तरीका होता है यहाँ पर। अब मान लीजिए कि कोई यूज़र आके यहाँ पर कस्टम पाथ लिखता है, तो क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट्स नाम का कोई राउट ही नहीं है हमारे पास, तो क्या हो गया 404। तो यानी कि मेरा नेविगेशन तो यहाँ पर है ना भी स्टिल, तो यूज़र वापस से वेबसाइट में कम बैक कर सकता है इस तरह से। बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा बात करते हैं आगे की चीज़ों की, कि भाई लेट्स से मुझे टाइटल भी अपडेट करना है। जैसे जीमेल के अंदर स्नूज क्लिक किया तो स्नूज आ गया लिखा हुआ, अब मुझे भी चाहिए भी ऐसा। तो आपको लिखना है गूगल के अंदर रिएक्ट npm रिएक्ट हेलमेट। तो आपको पहली वेबसाइट दिखाई दी npm हेलमेट, यहाँ पर आइए, आपको एक कमांड मिलेगा npm आई बोली तो इंस्टॉल रिएक्ट हेलमेट। मैंने इसको किया कॉपी, सर्वर को करेंगे बंद, क्लोज किया हमने यहाँ से, और अपनी कमांड हमने यहाँ पर, ध्यान रखना है ऐप के अंदर ही चलाना है, और ये हमने इंस्टॉल कर दिया। नेट कनेक्टेड होना चाहिए। इसके बाद हम लोग पैकेज में जाके कंफर्म करेंगे इसको। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे हेलमेट आपका इंस्टॉल हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट पार्ट, लेट्स से जो मेरा होम पेज है, यानी कि जो मेरा होम का कंपोनेंट है, मैं चाहता हूँ कि मुझे रिटर्न आए यहाँ पर वेलकम पेज, पेज का टाइटल। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर टाइटल क्यों नहीं आ रहा है डिफ़ॉल्ट, पहले इसको समझ लेते हैं। क्योंकि पूरी एप्लीकेशन का एक ही पेज है, वो क्या है, index.html, इसलिए नहीं आता। तो हमें यहाँ से बताना पड़ेगा टाइटल क्या है, तो वो डायनामिक हो जाएगा फिर। तो चलिए यहाँ पर देखो इंटीग्रेट करने का तरीका भी लिखा हुआ है, कैसे लगेगा, अच्छी चीज़ है। सबसे पहला स्टेप, हमें यहाँ से इसको इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ टॉप में आएंगे और हमने इंपोर्ट करा दिया हेलमेट को। हेलमेट अभी डीएक्टिवेटेड है। अब इसके बाद आप यहाँ से हेलमेट को कॉपी करेंगे, और यहाँ से जब मल्टी लाइन कोड हम लोग रिटर्न कर रहे होते हैं ना,
तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है, इस तरह से करना होता है, ठीक है। और मुझे यहाँ से हेलमेट को कॉल करना है। अब रिटर्न तो हमने कर दिया, तो हेलमेट अपना आप में एक कंटेनर है। अगर मैं H1 हटा लूँ यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं H1 रख रहा हूँ तो दिक्कत है, यानी कि फ्रेगमेंट चाहिए इसको। अगेन क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को कट और इस तरह से रखेंगे। तो मेरे पास मेटा भी आ गया अपना खुद का, मेरे पास टाइटल भी आ गया, कैनोनिकल भी आ गया। SEO पढ़ के आएगा तो पता होगा क्या होता है सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आएंगे हम लोग और डिफाइन करेंगे क्या, वेलकम पेज, ठीक है। अभी अपन स्विच करते हैं यहाँ पर और होम पर आते हैं, ठीक है, और अपना सर्वर स्टार्ट कर लेंगे इधर। अब देखो जहाँ लोडिंग ऊपर टैब पर लिखा रहा है वहाँ पर वेलकम रिटर्न आना चाहिए अपने को। क्या लिखा रहा है, हो गया। चलो इसी तरह से ब्लॉक्स पे भी चेक करके देखते हैं। एंटायर कोड कॉपी, स्विच टू ब्लॉक्स, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। इसके बाद यहाँ से हम इस H1 को कॉपी कर रहे हैं, होम को रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या, ब्लॉक्स पेज, और यहाँ पर इसका मैंने नेम ब्लॉक्स कर देना है, यहाँ ब्लॉक्स कर देना है, और इसकी मुझे कोई नीड अब नहीं रहेगी। काम ओके हो गया। चलिए चेक करेंगे, जब मैंने ब्लॉग्स को विजिट किया, ब्लॉग आर्टिकल आ रहा है, ये भी आ रहा है, ऊपर क्या हो गया, ब्लॉग पेज। इसी तरह से हम लोग थर्ड पेज को भी चेंज करेंगे। कंटेंट कॉपी, सेव एंड क्लोज, स्विच टू कॉन्टैक्ट, एंटर करेंगे यहाँ पर, और कॉन्टैक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और ऊपर का मैटर रिमूव, और ये लीजिए, ठीक है। तो हमें अब समझ में आ गया पेज कैसे बनाना है, कैसे टाइटलिंग करनी है। अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि किस तरह से काम हो रहा है। अब रिएक्ट के अंदर तो चलो ठीक है, PHP से थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन लेते हैं दोबारा से। आप लोग हेडर और फुटर को डायनामिक बनाते हो, मतलब कि उसको इंक्लूड करते हो आप। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसा ही करना है कि फुटर लगाना है। तो वहाँ पर आप क्या करते हो, फुटर को हर एक पेज में कॉल करते हो, ठीक है, हर एक पेज में कॉल करते हो ना। यहाँ नहीं करना है, कर सकते हो लेकिन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जितनी बार भी आप पेज को रिक्वेस्ट करोगे कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट के अंदर फुटर भी रिक्वेस्ट में आएगा। फिर ब्लॉग को रिक्वेस्ट करोगे तो ब्लॉग भी के साथ भी कॉन्टैक्ट जो फुटर होगा रिक्वेस्ट में आएगा। होम क्लिक करोगे तो फिर से फुटर, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि फुटर रिलोड ही ना हो। आपने जीमेल में क्या सीखा, ना तो ये अपडेट होता है ना ऊपर वाला अपडेट होता है, सिर्फ डेटा हिलता है, इसके अलावा और कोई चेंज ही नहीं है। समझ आ रही बात, यानी कि आउटलेट अपडेट हो, ना कि वो चीज़ें जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। भाई फुटर तो फुटर ही है ना, उसमें क्या बदलोगे आप बार बार। पॉइंट क्लियर है। तो क्या करते हैं, फुटर बना लेते हैं। क्या करते हैं, गेट बूटस्ट्रैप पर आ जाते हैं। बूटस्ट्रैप पढ़ा हुआ है हम सभी ने, एग्जाम्पल्स भी पढ़ा होगा। एग्जाम्पल्स के अंदर हम लोग आएंगे, यहाँ से बने बनाए फुटर मिल जाएंगे हमें। लेट्स से मुझे ये वाला फुटर इंटीग्रेट करना है, राइट क्लिक है, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट। अब यहाँ से हम लोग इस वाले पार्ट को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी एलिमेंट। मैं बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब फुटर क्या है, ये कंपोनेंट है एक। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, न्यू फाइल, क्या नेम रखूँगा, footer.js। अब यहाँ पर हमें इसको कॉल करना है, तो क्या लिखोगे, फंक्शन, ठीक है। या तो आप यहाँ से देख लो, ये एरो फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और ये यहाँ पर आप डाल दोगे, क्या हुआ, एक मिनट, ठीक है। क्या नेम रख देंगे, फुटर, और यहाँ पर लाके आपने इसको कॉल करा देना है। तो कोड मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये मैंने यहाँ रखा, रिटर्न का ब्रैकेट क्लोज किया हमने यहाँ से।
इसके बाद क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, क्या नेम रखा है हमने ऊपर, फुटर, करली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे, सब ओके हो गया। ये हमारा फुटर का कंपोनेंट बन के तैयार हो गया। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो मेन लिंक होते हैं उन पर लिंक चलता है, बाकी जगह पर ए टैग चला सकते हो, लेकिन अभी आपको एरर देगा, ठीक है, उसका बता दूंगा रीज़न क्यों देगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं अभी हमारे पास। चलिए, तो ये बन गया हमारा फुटर। अब इसको इंटीग्रेट करने की बात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हमने एक लेआउट डिफाइन किया था अपना। हम कहते हैं कि भाई आउटलेट के अंदर तो डेटा आ रहा है नया, यहाँ पर मैंने फिर से एक सेग्रीगेशन किया इस तरह से, और मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर मुझे फुटर को लेकर आना है। तो क्या करेंगे, पहले फुटर को इंपोर्ट, क्या लिखेंगे, इंपोर्ट फुटर फ्रॉम कंपोनेंट्स फुटर। यहाँ लाके क्या लिख दोगे, कॉल हो गया फुटर, सेव करिए। अब यहाँ देखो कुछ येलो कलर के एरर बने, है ना। तो क्या लिखा रहा है भाई यहाँ पर, इसको अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि भाई आप जो लिख रहे हो एंकर इज़ वैलिड, यहाँ पर ये उसका फॉल्ट बता रहा है मुझे ए टैग के अंदर। इसको अभी मैं अवॉइड करूँगा, आगे बढ़ते हैं। चलो अपनी ऐप पर आते हैं। हमने होम पर क्लिक करना है, ब्लॉग्स पर क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है, इस तरह से, और नीचे जाइए, यहाँ पर इसको स्टॉप कर लीजिएगा। कांस्टेंट फुटर, यहाँ से रिटर्न, रिटर्न के अंदर हमारा ये सारा पार्ट आ गया। फुटर हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया अपना, और लेआउट के अंदर जाके हमने अपने फुटर को यहाँ पर पास किया हुआ है। चलिए रन करिए अपना npm स्टार्ट। तो क्या लिखा रहा है, ठीक है, ब्लॉग कॉन्टैक्ट सब मैटर चेंज हो रहा है ना बीच का, बाकी सब स्टेबल है। अब यहाँ पर हमें बूटस्ट्रैप का लुक एंड फील चाहिए। चलो तो क्या करेंगे, CDN लगा देंगे। तो CDN की बात कर लेते हैं, गेट बूटस्ट्रैप डॉक्स, यहाँ आएंगे, और ये हमारा CSS का CDN हो गया। तो ये मुझे पूरा यहाँ से बना बनाया मिल जाएगा। कहाँ जाओगे, पब्लिक index.html, और यहाँ पर पेस्ट। इसके बाद अगर कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह लगा रहे हो तो यहाँ होगे Ctrl+S, स्विच टू वेब ब्राउज़र, यहाँ आएंगे, बन गया हमारा। ये देखो ब्लॉग्स कॉन्टैक्ट हमारा इंटीग्रेट हो गया। अब गलती क्या है इसके अंदर, गलती ये है कि भाई जो हमारा फुटर है वहाँ पर क्लास लिखा हुआ है। हमें वैसे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग फंक्शन कंपोनेंट का यूज़ करें, ना कि क्लास का, बट ये सही प्रैक्टिस नहीं है। आप यहाँ पर क्लास नेम लिखेंगे, ठीक है, सब जगह पर चेंज हो गया, और अभी हमारा बिल्कुल सही तरीका हो गया काम करने का। इसके बाद आपको यहाँ पर लगता है कि मुझे होम कंपोनेंट को थोड़ा सा और बेटर लुक एंड फील देना है, फटर को साइड करिए, होम कंपोनेंट पर आ जाते हैं। दिस इज़ माय होम। मैं चाहता हूँ भाई ये जो मेरा मैटर है ये तरीके से आए एक कंटेनर फ्लूइड के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, डिव, डिव को क्या कर देंगे, क्लोज, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लास नेम कंटेनर। तो देखो अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, एक रो और कॉलम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डॉट रो, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा अलग लेता है इसको, डिव क्लास नेम रो, और उसके अंदर क्लास नेम कॉलम, ठीक है। अब जैसे कि मैं इस कंटेनर में अपना एक नैबार वगैरह कॉल करना चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ पर अपना नैबार कॉल कर सकते हैं, और ये देखिए आपका नैबार आ गया, ड्रॉप डाउन वगैरह सारी चीज़ में काम कर रही है, ठीक है। ऐसे आपको कोई क्राउजल वगैरह डालना है, लेट्स से फ्लिपकार्ट की एक वेबसाइट है, यहाँ से कुछ बैनर निकाल लेते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब,
ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये हमारे पास 4 बैनर इमेजेस हैं, इनकी क्वालिटी को करेंगे 100%। ये देखो बढ़िया हो गया। यहाँ से क्वालिटी को 100% करेंगे, यहाँ से क्वालिटी को ऑप्टिमाइज़ करिए, और यहाँ से भी क्वालिटी को बढ़िया कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से सेव, कहाँ जाएंगे हम लोग, MWF, अपना बैच टाइम क्या है 9 to 10:30, फैब माई ऐप के अंदर सोर्स के अंदर पेजेस के अंदर इमेजेस, स्लाइड 4 क्लोज, स्लाइड 3, स्लाइड 2 एंड स्लाइड 1। क्लियर है? ठीक है। अब हमें एक क्राउजल इंटीग्रेट करना है, तो क्राउजल इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नैव के नीचे आएंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं VS5 क्राउजल डिफ़ॉल्ट। ये हमने अपना क्राउजल बना लिया। अब क्राउजल में जहाँ पर आप ये देख रहे हो, यहाँ पर मुझे अपनी इमेज को कॉल करना है। तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर इमेज ऐसे कॉल नहीं होती कि इमेज स्लैश करके आप लिखोगे यहाँ पर इमेज आ जाएगी ना। इसका तरीका क्या है, आप ऊपर जाओगे सबसे टॉप में, यहाँ पर लाके आपने अपनी इमेजेस को इंपोर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्लाइड 1 फ्रॉम, कहाँ से, डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, ठीक है, स्लाइड 1 डॉट, उसका टाइप क्या है, JPEG। इसी तरह से बाकी की स्लाइड्स को आप कॉल कर लेंगे, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4। ये नेम आपकी चॉइस से क्या रखना है, ठीक है, अपना मीनिंगफुल रख सकते हो। ये एरोप्लेन का है, जैसे फ़्लाइट का हो गया, ये मेरा उस लैपटॉप का हो गया, वो चॉइस आपकी है। ये वाले चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आपका फाइल का नेम है जो आपने यहाँ स्टोर किया हुआ है। हाँ ना, ठीक है। वैसे सारे कहाँ कॉल होते हैं बताना ज़रा, कैसे, तो वहाँ भी तो ऐसे ही लिखते हो ना, इमेजेस सेलेक्ट करके, सारे कहाँ। इसके बाद जहाँ पर भी आपको इमेज को कॉल करना है, वहाँ ये और यहाँ पर आप लिख देंगे आगे स्लाइड, दिस इज स्लाइड 1, दिस इज स्लाइड 2 एंड दिस इज स्लाइड 3। कंट्रोल S करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में आएंगे, ये भी को ऐड हो गया। चौथी स्लाइड ऐड करनी है, आपको पता है क्या चेंज करना होता है, वो अपना करके देख लेना उसके अंदर, तो आपका काम कर जाएगा। चीज़ें रिस्पॉन्सिव हैं, ट्राई करके देखिए, ठीक है। इसके आगे मुझे बताने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, हम आगे फिर प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने ये पार्ट आपको इसलिए सिखाया ताकि अब आप कन्वर्जन स्टार्ट करें इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है? तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं।